हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी की किताब से चैप्टर नंबर 10 दी सरमन एट बनारस। एक बनारस में दिया गया उपदेश, और ये उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। गौतम बुद्ध बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध जिनका टाइम पीरियड आपको दे रखा है 563 BC 483 BC तक उनका टाइम पीरियड आपको दिया गया। इनका जीवन जो शुरू हुआ था एक प्रिंस की तरह इनका जीवन शुरू हुआ था। हम सभी जानते हैं कि एक राजा के बेटे थे, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, जो है ये कहाँ के थे भाई, नॉर्थन इंडिया के थे। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्कल्पचर्स। जब ये बस केवल 10 ही साल के थे तो इन्हें पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया था। और किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। हिंदी जो हिंदुओं की पवित्र किताबें होती है ना, लाइक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, राइट, जो भी इस तरह के ग्रंथ होते हैं उस ज़माने में उसी चीज़ की पढ़ाई होती थी, तो इन्हें भी उस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया था। एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद ही रिटर्न होम। कितने साल बाद आए थे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। किस चीज़ की पढ़ाई करने गए थे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 4 साल बाद ये जब घर वापस आते हैं, ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। तो इनकी शादी की तैयारियाँ हो गई होती हैं, तो घर पर शादी करने के लिए 4 साल बाद ये वापस आ जाते हैं। यानी कि आप लगाइए 10 साल की उम्र में इन्हें भेजा गया और 4 साल बाद इनकी शादी भी कर दी गई थी, ठीक है। दे हैड अ सन, उनका बेटा था जिसका नाम आपको शायद पता होगा, राहुल उनका बेटा था। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। अब क्या हुआ कि उनका बेटा भी हुआ और 10 साल तक वो एक बिफिटेड रॉयल्टी में, बिफिटेड अब रॉयल्टी मतलब एक तरीके से एक शानदार रॉयल लाइफ उन्होंने 10 साल तक जी। यहाँ तक सारी कहानी बहुत बढ़िया चल रही है। पैदा हुए हैं, पढ़ने गए, वापस आए, शादी हुई, बेटा हुआ और बहुत ही 10 साल उन्होंने बढ़िया लाइफ जी ली थी। अब क्या होता है, एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग ये जब 25 साल के हो जाते हैं, द प्रिंस, जो हमारे राजकुमार हैं गौतम बुद्ध हैं, हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इनको क्या किया गया था, शील्डेड एक तरीके से, मतलब से प्रोटेक्टेड रखा गया था सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड से, लाइक कोई दुख परेशानी इनको नहीं दिखाई गई थी। हुआ यही था कि जब इनका जन्म हुआ था तभी ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि या तो ये लड़का जो पैदा हो रहा है, ठीक है, ये पैदा हुआ है कहना चाहिए, तो या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, एकदम चक्रवर्ती राजा बनेगा, मतलब सब बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा कि ये बहुत बड़ा कोई संत वगैरह बन जाएगा। अब जो राजा थे वो तो घबरा गए, तो उन्होंने कहा कि भाई संत बनेगा तो कुछ ऐसा उनको हिंट लगा होगा कि भाई जीवन का दुख देख ले तो कहीं ऐसा ना हो, इस तरह का कुछ हो जाए। तो उन्होंने हमेशा उनको बहुत ही शील्डेड, बहुत ही प्रोटेक्टेड रखा दुनिया में। इससे पहले उन्होंने जब 25 साल के हुए तब से पहले उन्होंने कोई भी दुख देखा ही नहीं था जीवन का, है ना। उनके लिए सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, बस जीवन मतलब सब कुछ बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखते हैं। वाइल आउट हंटिंग, एक बार क्या होता है जब वो शिकार करने के लिए जाते हैं, चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, मतलब अचानक से ही उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिख जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई उन्हें कौन कौन मिलता है। एक तो सिक मैन मिलता है, देन एन एजेड मैन, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब कोई मृत्यु हुई होगी किसी की तो वो जा रहा होता है, एंड फाइनली अ मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स, लाइक एक साधु मिलते हैं जो कि भीख मांग रहे होते हैं। अब क्या होता है, दी साइड सो मूव्ड हिम। अब ये सब कुछ देख कर, ये दृश्य देख कर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब इनका एकदम हृदय द्रवित हो जाता है कहना चाहिए, बहुत ये दुखी हो जाते हैं। दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, और इस इंसिडेंट के बाद ये चले जाते हैं एनलाइटनमेंट की खोज में, कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, मतलब उन सोरोज के बारे में पता लगाने के लिए, उन दुखों के बारे में पता लगाने के लिए जो इन्होंने देखे थे कि आदमी क्यों बीमार हो जाता है, क्यों बूढ़ा हो जाता है ना। मरे हुए व्यक्ति को देखा तो मर जाता है तो क्या होता है, उनके अंदर हज़ारों सवाल आ चुके थे आज, और उन्होंने कहा कि मुझे तो अब इन सवालों के जवाब चाहिए। जीवन क्या है, हम क्यों आए हैं, क्यों यहाँ आते हैं, तो दुख झेलना होता है हमें, मतलब ये सब कुछ उनके अंदर इतने सारे सवाल आ चुके थे। तो वो ना फिर अब निकल जाते हैं घर से, मतलब परेशान होते हैं, और एक भविष्यवाणी यहाँ पर ये सत्य हो जाती है। ही वंडर्ड फॉर 7 years, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कितने साल वो घूमे थे, 7 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। पीपल ट्री, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, किसके नीचे वो बैठे थे। तो 7 साल बाद क्या होता है, एक पीपल का पेड़ उन्हें मिलता है और फिर वो फाइनली वहाँ पर बैठ जाते हैं कि ठीक है बस अब ये दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर मैं उठूँगा ही नहीं। फिर वेयर ही वोट टू से, जहाँ वो कसम खा लेते हैं, वोट मतलब एक तरीके से कसम खा लेते हैं, अनटिल एनलाइटमेंट की, मैं यहाँ से नहीं उठने वाला हूँ, ठीक है, मैं यहीं रहूँगा पीपल के पेड़ के नीचे ही, जब तक कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आया हूँ, जब तक मुझे हाई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा।
अब क्या होता है, इनलाइटेड आफ्टर 7 days, और 7 ही दिनों में, देखो 7 साल तक घूमे नहीं मिला, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिन मिल गया। 7 से आप यही 7 याद रख सकते हैं। तो क्या होता है, आफ्टर 7 days ही रिमेन्ड द ट्री। अच्छा, उनको इनलाइटेंड हो जाते हैं, वो एक तरीके से उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। और ही रीनेम्ड द ट्री बोधि। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने पेड़ को क्या नाम दिया था। उन्होंने पेड़ को नाम दिया था बोधि, ट्री ऑफ विजडम। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ पर से सारी बुद्धिमानी प्राप्त हुई थी, वहाँ से सारा ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्होंने वो जो ट्री का नाम है वो बोधि रख दिया था। बोधि का क्या मतलब होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्री ऑफ विजडम एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। अब क्या होता है, जब इन्हें खुद को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बिगिन टू टीच, ये लोगों को ज्ञान देना शुरू करते हैं और शेयर करने लगते हैं अपनी न्यू अंडरस्टैंडिंग, कि उन्हें लाइफ के बारे में क्या क्या चीज़ें समझ आई हैं, ठीक है। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा। अब इस समय पर उनको लोग बुद्धा, एक्चुअली अब बुद्धा किसको कहा जाता है, जो कि अवेकेंड होता है। अवेकेंड मतलब जो जागृत है। जागृत का मतलब सिर्फ सोने और उठने वाला जागृत नहीं, जिसका मन जागृत है, जैसे नॉलेज है कहना चाहिए, और इनलाइटेंड है ना, मतलब जो पूरा फुल ऑफ नॉलेज है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। तो बुद्धा इनका तब से नाम पड़ा था, अदरवाइज इनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम ही था, हमने पढ़ लिया। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ दिया था उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ दिया था, बनारस में दिया था। मोस्ट होली एंड डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास। देखो नदी जो है गंगा नदी, वो बहुत जगह से बहती है, ठीक है, और बनारस जो है वो सबसे ज़्यादा पवित्र है जहाँ से गंगा बहती है। डिप करना मतलब हम डुबकी लगाते हैं ना गंगा जी में, उसके लिए आया ये वर्ड, राइट। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन, कहाँ चला गया, सिटी बनारस गंगा। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व। अब ये जो सरमन उन्होंने जो उपदेश दिया था ना, कि आज भी प्रिजर्व रखा हुआ है, एंड जो यहाँ पर दिया गया था, मतलब उनका जो उपदेश उन्होंने दिया वो आज भी प्रिजर्व है, पता है लोगों को क्या है, वो हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर। इट रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है बुद्धा के विजडम को अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इंस्क्रूटेबल का मतलब आपको दे भी रखा है, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो चीज़ समझी नहीं जा सकती, जो सफरिंग समझे नहीं जा सकते, है ना। क्या कि आपको ना क्यों क्या सफरिंग समझे नहीं जा सकते। यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, एक लेडी है किसा गौतमी, उनका बेटा मर जाता है। अब देखो पुत्र मर गया इतना छोटा सा, उनका दुख कोई मतलब समझ ही नहीं सकता, मृत्यु क्यों हो गई, क्यों वो चला गया उनके जीवन से, अब क्यों वो वापस नहीं आ सकता। तो इस टाइप के बारे में बात करें, ये रिफ्लेक्ट करता है बुद्धा की बुद्धिमानी के बारे में। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स, जो उनकी बुद्धिमानी थी इस तरह के रहस्यमयी सफरिंग्स के बारे में, वो इस लेडी को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। किसा गौतमी एक लेडी हैं जिनके पास केवल एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, और बेटा वो जो है मर जाता है। इन हर ग्रीफ, उसके दुख में, शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो अपने बेटे को, मरे हुए बेटे की लाश लेती हैं और अपने सारे नेबर्स के पास जाती हैं, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, सबसे कहती है कोई दवाई दे दो। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस। अब लोगों को समझ आ गया है कि बेटा तो मर चुका है, ये दवाई मांग रही है, इसका मतलब अब ये अपने सेंसेस में नहीं है, बेचारी पगला गई है लगता है। द बॉय इज़ डेड, लड़का तो मर चुका है। सबको समझ आ रहा है, किसा गौतमी को नहीं समझ आ रहा, उनको लग रहा है कि बस ये ठीक हो जाएगा अभी। एट लेंथ क्या होता है, मतलब बहुत देर बाद क्या होता है, किसा गौतमी मेट अ मैन, एक व्यक्ति से मिलती हैं, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जो उनकी रिक्वेस्ट का क्या है, जवाब देता है। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, THEED आपको यहाँ पर दिया हुआ है यू के लिए, पहले दी वर्ड यूज़ होता था यू की जगह, ठीक है। तो मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता फॉर दे चाइल्ड, दे मतलब तुम्हारे, तो तुम्हारे बच्चे के लिए मैं कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, मैं उस फिजिशियन को, उस डॉक्टर को तो जानता हूँ, उस चिकित्सक को तो जानता हूँ जो दे सकता है। अब क्या होता है भाई, किसा गौतमी ओब्वियसली बहुत खुश हो जाती होंगी उस समय। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, मतलब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, बताइए मुझे वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, तब वो व्यक्ति जवाब देता है, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। बुद्धा शाक्य मुनि को ही कहा जाता था, मतलब उन्हीं को ही शाक्य मुनि भी कहा जाता था, बेसिकली ऐसे समझ लीजिए। जो कहते हैं शाक्य मुनि बुद्धा जो हैं आप उनके पास जाइए। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। यहाँ पर रिपेयर का मतलब कोई चीज़ रिपेयर करना मतलब ठीक करना नहीं है, यहाँ पर दे रखा है वेंट टू, मतलब जाती हैं। किसा गौतमी रिपेयर टू बुद्धा मतलब किसा गौतमी बुद्ध के पास जाती हैं, महात्मा बुद्ध के पास वो जाती हैं। एंड क्राइड, और रोने लग जाती हैं। लॉर्ड द मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। हे लॉर्ड, हे परमात्मा, है ना, आप जो हैं मुझे क्या दे दीजिए, मुझे मेडिसिन दे दीजिए, ऐसी कोई दवाई दे दीजिए जो मेरे बेटे को बचा सके, क्योर कर सके, इसे ठीक कर सके। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा जो थे जवाब देते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे तो एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए।
एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रिक्योर इट, है ना, प्रिक्योर मतलब जुटाना, लाना। तो जैसे ही इस गर्ल मतलब इन लेडी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, तो जैसे ही इन्हें पता चलता है कि मतलब इस तरह की बात हो रही है, एक मुट्ठी सीड की ही बात है, वो तो बड़ी खुश हो जाती है, हाँ मैं ले आऊँगी, वो बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हो सकता है गर्ल इसलिए यूज़ किया क्योंकि उस ज़माने में तो लड़कियों की शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती थी, तो उस वक्त वो लेडी ना कहकर गर्ल ही रही हो, छोटी ही रही हो, राइट। ये किस्सा गौतमी जो है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट माय एजम्पशन इज कि गर्ल इसलिए यूज़ किया गया यहाँ पर ये वर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन, लेकिन बुद्धा जो है एडेड, बुद्धा यहाँ पर एक बात को ऐड कर देते हैं अपनी, कहते हैं रुको भाई मैं और भी कुछ कहना चाहूँगा। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। वो कहते हैं कि मस्टर्ड सीड आपको लेकिन एक ऐसे घर से लानी है जहाँ पर कोई कभी भी किसी का कोई ऐसा घर जहाँ पर कोई बच्चा ना मरा हो, जहाँ पर किसी का पति ना मरा हो, पेरेंट्स ना मरे हो, फ्रेंड ना मरा हो, ठीक है। तो क्या होता है, पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब बेचारी समझ ही नहीं पाती क्योंकि घर में तो हर एक की ही मौत हुई है। आप अपने घर में देख लीजिए, दादाजी के पिताजी, उनके पिताजी या फिर उनके पिताजी, कोई तो मरा ही होगा ना कभी, राइट। तो ऐसा तो कोई फैमिली होता ही नहीं है जहाँ पर कि कोई मरा ही ना हो कभी। लेकिन किस्सा गौतमी इतने दुख में होती हैं कि वो बात नहीं समझ पाती। सो किस्सा गौतमी हाउस टू हाउस यानी घर घर जाती हैं, एंड द पुअर जो पीपल होते हैं, नॉट पुअर, जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, पिटाइड हर, मतलब पिटाइड हर एक तरीके से उनको दया आने लगती है उनके ऊपर किस्सा गौतमी को देखकर। एंड सेड, कहते हैं, हियर अ मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये लो सरसों के दाने। जब वो मांगती हैं भाई अपने घर से सरसों के दाने दे दीजिए एक मुट्ठी, लोगों को बहुत उन पर दया आती है, कहते हैं ये लीजिए भाई सरसों के दाने आप ले लीजिए। बट वेन शी आस्क्स, लेकिन जैसे ही वो ये बात पूछती हैं, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई बेटा, बेटी, पिता, माता कोई मरे हैं आपकी फैमिली में? दे आंसर्ड हर, वो क्या जवाब देते हैं, एलास, हाय द लिविंग आर फ्यू, यहाँ तो जिंदा कम है, बट द डेड आर मेनी, मर तो फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा गए। भाई अगर आपकी एक फैमिली में 5 या 8 मेंबर भी हैं तो उसके पहले की पीढ़ी तो कितनी पीढ़ियाँ मर चुकी होंगी। अब तक तो बोलते जीवित तो बहुत कम है, लेकिन मरे हुए तो बहुत ज़्यादा हमारे परिवार में। जो नॉट रिमाइंड अस आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारा इतना जो दुख है, डीपेस्ट ग्रीफ, क्योंकि उन लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स मरे उनको लेके ये भी दुखी हैं, तो कहते हैं हमें हमारा इतना डीपेस्ट ग्रीफ जो है वो आप याद मत दिलाइए। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर ही नहीं मिलता जहाँ पर किसी का कोई ऐसा मतलब प्यारा रिश्तेदार, प्यारा संबंधी ना हो जो ना मरा हो। कभी किसी का बेटा मरा है, किसी की माँ मरी है, तो किसी के पिता, ठीक है। तो इस तरीके से कोई फैमिली ने नहीं मिलती। किस्सा गौतमी जो होती हैं बिकेम वेरी, मतलब बहुत थक जाती है, वेरी का मतलब होता है टायर्ड ऑफ, राइट, बहुत थक जाती हैं, एंड होपलेस हो जाती है, उनकी कोई आशा जो भी थी वो ख़त्म हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और ऐसे ही रास्ते पे बैठ जाती हैं, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर में जो रोशनी हो रही होती है उसको देखने लगती हैं। बिल्कुल थकी हुई होपलेस एक औरत सड़क के किनारे बैठी हुई, इमेजिन कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, एज दे फ्लिकर्ड अप क्या है, जैसे लाइटें हैं ना टिमटिमाती हैं, राइट, फ्लिकर्ड अप जलती हैं, एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, फिर बुझ जाती हैं। तो ऐसे ही टिमटिमाती हुई लाइट्स उनको दिखाई देती हैं। एट लास्ट क्या होता है, द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, मतलब रात हो जाती है बिल्कुल, और फिर सारी लाइटें भी बंद हो जाती होंगी शहर की, तो पूरी तरफ हर तरफ अंधेरा छा जाता है। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, एंड फाइनली उन्हें समझ में आ जाता है कि इंसान का भाग्य आखिर है क्या। एंड दैट देयर लाइफ्स फ्लिकर्ड अप एंड एक्सटिंग्विश अगेन, इस बात से उन्हें ये समझ में आता है कि इंसान का जीवन भी ऐसा ही है, पहले क्या होता है, जलता है, यानी कि इंसान जीवित होता है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सटिंग्विश, यानी कि लाइफ बुझ जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है, यानी कि जन्म होता है और फिर जीवन जीने के बाद व्यक्ति को मरना है, ये निश्चित है। एक्चुअली ये बात उन्हें समझ में आती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, वो अपने आप में ही सोचती हैं, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी अपने इस दुख में। डेथ इज़ कॉमन टू हेल्थ, मृत्यु तो सभी की होती है, कॉमन टू ऑल मतलब सभी की मृत्यु होती है। येट इन दिस वैली ऑफ, ये याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, येट फिर भी इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, वैली ऑफ डिसोलेशन का मतलब होता है जो हमारी वीरानी की घाटी, एक तरीके से मतलब जो उदासीनता में वो जिस समय बैठी हुई थी, है ना, कि कोई मर गया है। देयर इज़ अ पाथ, ठीक है, क्या एक रास्ता केवल यही है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, मतलब इंसान को अमरता की तरफ लेकर जाता है। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल हर सेल्फिशनेस, एक इंसान को जो है
अगर वो अपनी पूरी सेल्फिशनेस को त्याग देता है, अपने पूरे स्वार्थ को त्याग देता है, तो वही आदमी केवल अमर हो सकता है ना। इस दुख भरी घाटी में कह सकते हो, इस इतने वीरान भरे जीवन में देखो कैसे इंसान जो मर जाता है वो अमर हो जाता है। आप देखो महात्मा बुद्ध है ना, इन्होंने कितना सबका अच्छा किया, तो आज भी हमारे लिए अमर है, हमारे लिए मरे ही नहीं है कभी। तो एक ऐसा ही व्यक्ति बस हो सकता है जो मरे ना, है ना। तो आइए आगे देखते हैं, जो सरेंडर कर देता है अपनी सेल्फिशनेस को। द बुद्धा सेड, बुद्ध कहते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन द वर्ल्ड, यहाँ मॉर्टल्स का मतलब होता है दोज बाउंड टू डाई, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, ह्यूमन बींग हो गए, एनिमल हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जो भी लिविंग है, ठीक है, उनके लिए मॉर्टल वर्ड यूज़ हुआ है। तो कहते हैं द लाइफ ऑफ मॉर्टल, यानी कि जो भी लिविंग है इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, उनको तो कोई ना कोई ट्रबल हो गई उनकी लाइफ में। एंड ब्रीफ, लाइफ उनकी शॉर्ट ही होती है, मतलब कोई कितने साल जी लेगा, तो लाइफ उनकी शॉर्ट होती है। एंड कम्बाइंड विद पेन, कम्बाइंड विद पेन मतलब आपका जीवन कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, आपके जीवन में दुख सुख मतलब लगे रहते हैं। तो कम्बाइंड विद पेन मतलब कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही, पेन तो कहीं ना कहीं बार बार आएगा ही आएगा आपके जीवन में। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, एनी मीन्स मतलब कोई तरीका ही नहीं है, बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न, कि जिस तरीके से जो पैदा हुआ है कैन अवॉइड डाइंग, है ना। ऐसा कोई तरीका नहीं है धरती पे कि जो पैदा हुआ है उसे मतलब बचाया जा सके। मरना तो निश्चित है, मृत्यु तो निश्चित है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जब एक व्यक्ति ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, देयर इज डेथ, उसके आगे क्या है, बस डेथ होती है, जीवन का अंत। ऑफ सच अ नेचर, इस तरह का नेचर है आर लिविंग बींग्स का। एक बार आप बूढ़े हो गए तो फिर आपका मरना निश्चित ही होता है। हाँ, ये नहीं है कि सीधा आप बूढ़े होते ही एकदम अगले दिन ही मर जाओगे, बूढ़ा भी आदमी धीरे धीरे ही होता है, और हर एक की एक अपना लाइफ होता है। कोई बहुत ज़्यादा बुढ़ापे तक भी जी लेता है, लेकिन मरना निश्चित है। बूढ़े हुए हो तो फिर आपकी एज बढ़ती जा रही है, तो एक ना एक दिन आपका खत्म होना निश्चित ही होता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यानी कि जब पके हुए फल होते हैं तो फिर तो अपने को पता है कि बस आज गिरेगा कल गिरेगा, पर गिरना तो निश्चित है। सेम एज ओल्ड एज पर्सन का होता है, आज है कल नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी मॉर्टल्स हैं, उनके साथ हमेशा एक खतरा हो रहता है कि जीवित हैं तो फिर कभी ना कभी तो ये मरेंगे। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, जिस तरह से जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है, जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं, अर्थन वेसल्स होते हैं, मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हार बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, कितने भी मिट्टी के बर्तन होंगे उनका अंत तो क्या ही होना है, वो एक दिन फूट ही जाने हैं, राइट। बोथ दीज हु आर फूल्स, दोनों ही जो कि बेवकूफ़ हैं, एंड दोज हु आर वाइज, जो कि बुद्धिमान है, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको ही मरना निश्चित है। आप बुद्धिमान हो या आप बेवकूफ़ हो, मरना तो आपको है ही तब भी। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, यहाँ पर मतलब यही बताया गया कि हर एक के जीवन में मृत्यु निश्चित होती है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, उन लोगों के लिए कहा गया है जो ओवरकम होते हैं बाय डेथ, उससे घबराते हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, लाइफ से मतलब, या फिर ओवरकम बाय डेथ नहीं, यहाँ पर मतलब है कि वो सभी लोग जिनकी मृत्यु आ जाती है, राइट। तो क्या होता है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जो कि लाइफ को छोड़ चुके होते हैं, राइट, उनके शरीर में अब जान नहीं है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ हो चुके हैं। अब फादर कैन नॉट सेव हिज सन, ऐसे व्यक्ति को उनका पिता भी अपने बेटे को नहीं बचा सकता ऐसी सिचुएशन में। नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, नॉर किन्समैन देयर रिलेशन मतलब कोई भी उनका निकट संबंधी उन्हें नहीं बचा सकता, ठीक है। नॉर किन्समैन देयर रिलेशन मतलब उनका संबंधी उन्हें नहीं बचा सकता। और फिर क्या होता है, मार्क कर लो ये बात, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग। अब क्या होता है इस दौरान, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके रिलेटिव जो होते हैं उसको देखते हैं, और लेमेंटिंग डीपली मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते नहीं है, हाय टू मर गया ये वो, इस तरह से विलाप करते हैं, लेमेंटिंग करते हैं। तो वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, ठीक है। समझ में आ रहा है इस बात का कि वो जितने रो भी रहे ना, उनको भी वन बाय वन क्या होना है, इस तरह से जाना निश्चित होता है, उनको भी जाना होता है। कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स, वन बाय वन सबको कैसे जाना है, जैसे एक बैल को ले जाया जाता है, दैट इज लेड टू स्लॉटर, उसको काटने के लिए ले जाया जाता है। इसी तरीके से हम लोग भी जीवन में जी तो रहे हैं, लेकिन किस दिन कट जाएंगे, किस दिन मर जाएंगे, पता ही नहीं है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, वो कहते हैं बुद्धिमान, अब जब जो चीज़ निश्चित है उसके लिए क्यों रो रहे हो, वो कहते हैं महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो दुख नहीं करते, वो शोक नहीं मनाते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, आप धरती पर आए, टर्म यही है कि आप जो है आपको मरना निश्चित है। तो फिर जब पहले दिन से ही आपको पता है कि जो भी आपके रिलेटिव है, जो भी आपका आसपास है, उसका मरना निश्चित है, तो मरने वाले दिन आप इतना क्यों दुख मना रहे हैं, क्यों इतना विलाप कर रहे हैं, उससे वो वापस तो आना नहीं है। आप सारी ज़िंदगी रोते रहिए तब भी वो व्यक्ति वापस
नहीं आ सकता। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, ना तो रोने से वापस आ सकता है ना ही ग्रीविंग यानी दुख मनाने से, शोक मनाने से कोई वापस आ सकता है। विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, क्या रोने से दुख मनाने से आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा? नहीं ना, आप और दुखी होते चले जाओगे। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, अगर हम इसके विपरीत बात करें, हिज पेन विल बी ग्रेटर, अगर वो ऐसा रोएंगे दुख मनाएंगे तो उनका पेन और बढ़ जाएगा। जो डेड बॉडी है उसको तो कुछ नहीं पता, अब तो वो तो गई वहाँ से, ठीक है, लेकिन आपका दुख और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और जो व्यक्ति रो रहा है उसकी बॉडी और ज़्यादा बीमार हो जाएगी, सफ़र करेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो अपने आप को क्या कर लेगा? बीमार बना लेगा। पेल मतलब पीला पड़ जाएगा, है ना। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, लेकिन वो कितना भी लेमेंटेशन कर ले, वो जो डेड है वो लाइव नहीं होने वाला है। ही हु सिक्स पीस, एक व्यक्ति जिसको शांति चाहिए, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, तो क्या कर ले? ड्रॉ आउट कर ले अपने आप को इस विलाप से, एंड कंप्लेंट से, एंड दुख से, कि भाई अपने आप को थोड़ा सा दूर ही रखे इन सब बातों से एक तरीके से। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, एक तरीके से जिसने अपना ये एरो, जितना अपना ये जो तीर है जो वो छोड़ता है अपने दुख का, ये सब चीज़ें, उससे अगर वो पीछे कर लेता है इन सबको, हैज़ बिकम कंपोज, है ना, वो शांत हो जाएगा। एंड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, है ना। बेसिकली आपको यही बताया गया। एरो वाला सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बेसिकली यही बताया जिसने भी मान लिया है कि ठीक है ये होना निश्चित है, और जो विलाप ना करे, दुख ना करे, सब ना करे, लेमेंटिंग ना करे, उसको ही पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल द सोरोज, जो ओवरकम हो जाता है, बाहर निकल आता है सारे दुखों से, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरोज, वही व्यक्ति जो है सोरोज से दूर रह सकता है। एंड बी ब्लेस्ड, है ना, और ब्लेस्ड रह सकता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टोरी वाकई में बहुत प्यारी है। जो इंसिडेंट आपको बताया उसने बहुत कुछ आपको सिखाया है। हाँ, ये चैप्टर पढ़ाते टाइम वाकई में किसी का जॉली नेचर नहीं हो सकता, इसमें एक बहुत गहराई थी चैप्टर के अंदर। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।